हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनएसआर रिएक्शन या एसएन रिएक्शन कह सकते हो आप। जनरली एसएन रिएक्शन डबल टाइप्स की होती है, और उससे पहले आप समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एक रिएजेंट है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। एक पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा जो किसी वीक को रिप्लेस कर देगा। ये इसका सिंपल सा मीन्स है। ओके, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ी रखी होगी। किसी खराब चीज को अच्छी चीज से रिप्लेस करना, सिंपल सा इसका मीन्स होता है। जनरली रिप्लेसमेंट जो होता है वो किस टाइप से होता है, उसके पैटर्न के टाइप्स के अकॉर्डिंग वो दो टाइप का होता है, SN1 एंड SN2। बट उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है सोलवेंट का। तो हम सबसे पहले सोलवेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोलवेंट क्या चीज है, सोलवेंट क्या चीज है समझिए। सोलवेंट पोलर यूज होते हैं यहाँ। पोलर में डबल टाइप्स होंगे आपके, डबल टाइप्स के सोलवेंट होंगे। ओके, सोलवेंट सोलवेंट डबल टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होंगे, जिसको हम शॉर्ट में पीपीएस कहते हैं। पीपीएस कहते हैं। इसका मीन्स फुल फॉर्म होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और इसका होता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। जनरली इसको आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि FON के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे जो भी एग्जाम्पल आते हैं पोलर प्रोटिक में आते हैं। इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, इन सोलवेंट्स में केटाइन एंड एनाइंस बोथ आर सोल्यूबल। बोथ आर सोल्यूबल, ये दोनों ही इसमें सोल्यूबल, बोथ आर सोल्यूबल इन पीपीएस जनरली, या इसकी आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपका अमोनिया आ सकता है, वाटर, मेथेनॉल, ओके, एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट PAS का मीन्स होता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। इसका मीन्स होता है जो फोन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ में हाइड्रोजन नहीं होगा, किसी अदर के साथ में होगा, कार्बन के साथ हो सकता है पर इनके साथ नहीं होना चाहिए। ओके, इनके साथ प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिए, जनरली इसके साथ प्रेजेंट वो नहीं होगा, इसको समझना है। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि इसमें केटाइंस एंड एनाइंस बोथ आर नॉट सोल्यूबल, ओनली फॉर केटाइंस। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इसमें सोल्यूबल होते हैं, पॉजिटिव आयंस सोल्यूबल, जनरली पॉजिटिव आयन ही सोल्यूबल होते हैं। एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि इनमें से किसी में भी वाटर, आप नमक को, सोल्ट को ऐड करोगे तो सोल्ट में Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे एंड Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। दोनों ही आयंस इजीली इसमें सोल्यूबल हो सकते हैं। बट इसमें अगर आप यूज करते हो NaCl, नमक डालते हो इनमें से किसी में, तो नमक में से Na पॉजिटिव कैटाइंस बनाएगा एंड Cl एनाइंस होगा। ओके, जनरली कैटाइन सोल्यूबल एंड एनाइन नॉट इनसोल्यूबल होगा। एग्जांपल इसके हैं एसीटोन, एग्जांपल है एसीटोन, इथर, इथर, और आप कह सकते हो टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक। बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, कॉमनली आप इनको जानते हैं। ओके, सोलवेंट यूज करते हैं, इनमें से किसी एक का यूज करते हैं। ओके, दैट मीन्स इसी के बेस पे हम समझ सकते हैं कि SN2 को डबल टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया है। ठीक है, SN1 SN2 डबल टाइप्स की रिएक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया। तो जनरली मोटा मोटा थोड़ा सा बता दूं SN1 SN2 का मीन्स क्या है, यहीं पर हम डिस्कस करते हैं SN1, फिर एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में अपन SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और सेकंड क्लास में SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझिए SN1 का मीन्स क्या है। इसका मीन्स है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, और यही हमें प्रूव करना है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यही हमें प्रूव करना है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। SN2 में जनरली बाइमोलिकुलर रिएक्शंस है, और ये भी हम प्रूव करेंगे, आप बस समझते जाइएगा बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। एक बात और समझिएगा, ये रिएक्शंस डबल स्टेप में कंप्लीट होगी, दो स्टेप में कंप्लीट होगी, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्किल हैलाइड। जनरली एल्किल हैलाइड होगा वो फर्स्ट स्टेप में हेलोजन को रिप्लेस करके, क्योंकि यहाँ हम यूज करते हैं PPS, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में पावर है कि इसको हटा पाएगा। सब कुछ समझाऊंगा कैसे हटा पाएगा, आगे चलेंगे इसके बारे में। ये हटा देगा, इसको हटा के इसका बनाएगा आर्केटाइंस। तो केटाइन बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंज करवा सकते हो इसको आप अगर पॉसिबल है। ओके, और स्टेबल केटाइंस बनाकर उस पर अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक जैसे अटैक होगा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट। जनरली जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, जिसको RDS कह सकते हो। सेकंड स्टेप फास्ट है, ये भी आपको समझाएंगे फास्ट क्यों है, स्लो क्यों है, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे।
ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सेकंड SN2 में जनरली एल्किल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शंस करेगा, तो इसमें यूज करते हैं सोलवेंट, चेंज कर सकते हैं PAS। ये PS होता है एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट जो होगा जनरली इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली अटैच जब होता है इंटरमीडिएट बन के तैयार नहीं रहता, तो यहाँ से इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा आपको। क्यों होगा सबको डिटेल से समझिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आगे देखेंगे सब कुछ। ओके, नाउ स्टार्ट टुडे SN1 रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करने वाले SN1 रिएक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन देखिए, SN1 का मीन्स क्या है? SN1 का मीन्स होता है यूनी मोलिकुलर रिएक्शन, यूनी मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में रिएक्शन। ओके, जनरली 2 स्टेप रिएक्शंस होगी, 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी, इसको डिटेल से समझना। एक एग्जांपल हम लेते हैं इस टाइप्स का। ओके, R1 R2 एंड R3, दैट मींस एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है और यहाँ हेलोजन अटैच्ड है, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, दैट मींस दिस इज कार्बन केरियन कार्बन। ओके, ऐसा कंपाउंड लेके इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। केरियन कार्बन हम जानते हो, समझते हो इस चीज को। यहाँ हम यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सोलवेंट। देखिए क्या करता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, यही समझने क्या है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट आप पानी ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, वाटर यूज कर सकते हो। जनरली वाटर क्या है, वाटर अपने आप में खुद ही न्यूक्लियोफिलिक जनरेट कर सकता है, वाटर खुद ही न्यूक्लियोफिलिक जनरेट कर सकता है। आपने जैसे PPS यूज किया, PPS क्या करेगा, इस X को अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा ना PPS में पावर है केटाइंस एनाइंस को सोल्यूबल करने की, तो जनरली समझिए कि उसको कवर कर लेगा, पूरा घेर लेगा चारों तरफ से, ठीक है। और इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। यहाँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाटर है, वाटर में पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, पोलर नेचर है ना इसकी, तो समझने की कोशिश कीजिए। पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। दैट इज PPS के जो मॉलिक्यूल है वो इसको एनाइंस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे इसको, ठीक है। और इसे क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे इसके साथ में। बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग होगी इस टाइप से। वाई बॉन्डिंग क्यों हो रही है इसके साथ में, ये भी समझना है, तो उसको समझो। बॉन्डिंग यहाँ इसलिए हो रही है, जनरली इसे पता है कि यहाँ जो कार्बन है, कार्बन और हेलोजन, कार्बन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो वहां जनरली पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और अपोजिट चार्ज में क्या होने वाला है, अपोजिट चार्ज में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ओके। और इसे यहाँ से खींच कर बाहर निकालने की कोशिश करें। दैट मीन्स एनाइन को कवर कर चुके हैं पूरा, एनाइंस को पूरा कवर कर चुके हैं। जब एनाइंस को वो अट्रैक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होती है, वाटर की वजह से हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी है कि इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही इस चीज को कवर किया चारों तरफ से, वैसे ही यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोजन एनर्जी। जब भी कोई मटेरियल सोल्यूएंट में ऐड होता है तो वहां से सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। अगर वो उसमें ऐड हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है, तो रिलीज होने वाली एनर्जी सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी है। ये एनर्जी इतनी है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहाँ से ये बॉन्ड जनरली ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन वाटर के साथ में फ्री हो गया, रिमेनिंगली जो कंपाउंड बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा यहाँ केटाइंस। इसको आप समझ सकते हो कि यहाँ बनेगा केटाइंस। जनरली आप इसको इस प्रकार स्पीशीज बना सकते हो केटाइंस को। R1 R2 R3 इस कार्बन केटाइंस। जनरली इस केस में कार्बन केटाइन इंटरमीडिएट है, क्या है, इंटरमीडिएट है, ओके। और इंटरमीडिएट केटाइन सब होता है, केटाइन का मीन्स होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ओके।
इस केस में इंटरमीडिएट जब बनेगा तो आपने देखा इस पोजीशन में जो सब कंपाउंड था, इस कंपाउंड का ऑक्टेन कंप्लीट था। ऑक्टेन कंप्लीट कैसे था? ऑक्टेन कंप्लीट था, चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट थी, ऑक्टेन कंप्लीट था। आपने ऑक्टेन कंप्लीट से इनकम्प्लीट बनाया। जब इनकम्प्लीट बनाया तो आपने तो स्टेबिलिटी बिगाड़ देना उसकी। तो इस वजह से यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत दिक्कत से होगा, बड़ा दर्द से होगा। सो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इज कॉल्ड इज आरडीएस। यही क्या है? रेट डिटरमाइन स्टेप। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, दिस इज केटाइन। इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट स्टेप में, दिस इज केटाइन। ओके, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इंटरमीडिएट। फिर से आप इंटरमीडिएट बना सकते हो इसको आप। R2, R3 एंड R1 कैटाइंस प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बो, इससे अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक। बट न्यूक्लियोफिलिक के पास ऑप्शन है बोथ डायरेक्शन, फ्रंट अटैक भी कर सकता है एंड बैक अटैक भी हो सकता है। सो क्या होगा? डबल टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे, और जब भी आप स्टेबिलिटी किसी की कंप्लीट करोगे तो फास्ट रिएक्शन होनी होनी। जैसे वो दर्द में है, उसका कैटाइंस बना हुआ है, उसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेन इनकम्प्लीट से कंप्लीट बनाना चाहोगे तो कुछ कुछ फास्टली वो क्या करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो फास्टली प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। बट डबल टाइप्स के प्रोडक्ट, इस केस में डबल टाइप्स के प्रोडक्ट, इस केस में डबल टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे। डबल टाइप्स के प्रोडक्ट कैसे होंगे समझना इसको। ओके, डबल टाइप्स के प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा होगा, एजिड, यस, R1, R2, R1, R2 एंड R3। जनरली जिस फॉर्म में या जिस कॉन्फ़िगरेशन में रिएजेंट आपका सब्सटेंस है, सेम एज इट इज उसी फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ होगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ होगा। दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट, दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट। ओके, सेकंड में मैंने कहा बैक अटैक भी कर सकता है, तो 50% चांस क्या होते हैं बैक अटैक के, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा। जब अपोजिट में न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है, दिस इज इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, दोनों की 50-50 चांसेस होते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बने। ओके, जनरली सेंटर पीरियड के सेंटर कार्बन है एंड बोथ प्रोडक्ट आर द मिरर इमेज। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, आइसोमेरिज्म पढ़ रखा होगा आपने, उसमें मिरर इमेज है, जस्ट एज इट इज ऐसा कैसा शकल का ये बना है। आप रखिए मिरर रखिए इसके बीच में, ये मिरर इमेज है। जनरली मिरर इमेज मिक्सचर इज कॉल्ड इज द रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, इसे आप कह सकते हो रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, ये जनरली रेसिमिक मिक्सचर है। ओके, तो जनरली हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी इसमें, ओके इसको लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है, डबल स्टेप रिएक्शन है, डबल स्टेप रिएक्शन है। ओके, फर्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। ये आप समझ पाए होंगे सेकंड स्टेप फास्ट क्यों होगा। फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या कर रहे हो, एक अच्छी स्टेबल था अपने आप में, न्यूट्रल था, और जब आप कोई भी कैटाइंस बनाते हो तो अनस्टेबल हो रहा है, ऑक्टेन इनकम्प्लीट हो रहा है। जब ऑक्टेन इनकम्प्लीट होगा तो दर्द में तो आएगा ही ना, तो उसका स्लो स्टेप होगा, बड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है। बट जब आप अनस्टेबल से कुछ स्टेबल बनाना चाहते हो तो फास्ट भी हो जाएगा, डबल स्टेप रिएक्शन हो गई। जनरली पीपीएल का यूज हमने किया इसलिए क्योंकि ब्रेक इजीली बॉन्ड हो सके, तो इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक इजीली होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अगर यहाँ ये नहीं लेते आप, पीपीएस यूज नहीं करते, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रेक ऑटोमेटिकली खुद ही होता तो बनता ही क्यों। तो बिना पीपीएस के तो आप बॉन्ड को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक भी आपको पावरफुल लेना पड़ेगा, फिर भी नहीं टूट सकता। SN2 में देखेंगे अपन तो पीपीएस का बहुत बड़ा रोल है।
ओके, पीपीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो इंटरमीडिएट बनाता है आपका केटाइंस, ये इंटरमीडिएट है आपका जो केटाइंस बनाता है। जनरली जो केटाइंस बना है इसी की स्टेबिलिटी आपको ये बताएगी, रिएक्शंस जो रेट होगी इसकी वो डिसाइड इस केटाइन से होने वाली है। ओके, अभी बात करें स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप है। इसका मीन्स ये है कि रेट डिसाइडेड बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट इसमें एल्किल हैलाइड्स। जनरली आप ये भी कह सकते हो कि सर वाटर भी तो लिया आपने, पीपीएस भी तो लिया। जनरली वाटर क्या है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है। वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। जब किसी मटेरियल का एक्सेस अमाउंट होता है तो उसका एक्टिव मास अपन सिंगल क्या कैसे कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में वाटर का एक्सेस अमाउंट होने से उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में जो रेट है वो रेट किससे डिसाइड होती है, वो आरएक्स से डिसाइड होती है। और आरएक्स से डिसाइड होती है तो आरएक्स से जो बनने वाला इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है अगर वो स्टेबल बना होगा तो बनेगा, अदरवाइज ये ब्रेक करेगा ही क्यों। अगर बॉन्ड इतना दर्द से कर रहा है, इतनी आप इसको यूज कर रहे हो पीपीएस को और केटाइंस बना रहे हो, तो केटाइंस कैसा होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होना चाहिए, तभी जल्दी बनेगा और तभी रिएक्शंस हो सकती है, पॉसिबल है। तो रिएक्शंस कौन सी पॉसिबल है, नहीं है, इंटरमीडिएट के बेस पे होती है। ये इसकी जो रेट डिसाइड होगी ये बनने वाले इंटरमीडिएट पे डिसाइड होगी। तो इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। दूसरी बात, इंटरमीडिएट पर अटैक दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए दो डबल टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन, दोनों टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इसके मिक्सचर को आप कह सकते हो रेसिनिक मिक्सचर। क्या क्या पढ़ा आपने, ठीक है, देखिए इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, स्टेप्स कितने होते हैं इसके अंदर, जनरली स्टेप होते हैं 2 स्टेप्स। ओके, 2 स्टेप्स होंगे। आपसे पूछ सकता है सेकंड स्लो स्टेप्स कौन सा होगा, स्लो स्टेप्स कौन सा होगा, स्लो स्टेप्स होगा फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा। ओके, थर्ड इंटरमीडिएट बनेगा इसमें, यस बनेगा ना सर, इंटरमीडिएट बनेगा ना सर, बिल्कुल बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा और वो होगा कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, यस इफ पॉसिबल, अगर उसमें पॉसिबल होता है तो जरूर होगा, अगर पॉसिबल है ही नहीं तो कैसे होगा, पॉसिबल है ही नहीं तो कैसे होगा। तो जनरली जो इंटरमीडिएट बना है वो रीअरेंज कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, आगे स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर स्टेबल ऑलरेडी है तो रीअरेंज की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। चलिए और देखिए, डबल स्टेप में है, स्लो स्टेप फर्स्ट है, कार्बोकेटाइंस बन रहा है, रीअरेंज पॉसिबल है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड किससे होता है, जो रेट डिसाइड होता है, रेट डिसाइड होता है ओनली फॉर फर्स्ट स्टेप्स में, जो स्लो स्टेप्स होता है उसी से होता है ना। स्लो स्टेप में कौन है, स्लो स्टेप में कौन है, देखिए आप, स्लो स्टेप में केवल ये है, स्लो स्टेप में एल्किल हैलाइड इसको हम आरएक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो एल्किल हैलाइड की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, इसी पर बेस है, न्यूक्लियोफिलिक का कोई रोल ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिक का कोई रोल ही नहीं है। दैट मीन्स आप सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हो वो न्यूक्लियोफिलिक कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्योंकि फ्री है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, तो किसी से भी अटैक करवा लेगा वो। तो न्यूक्लियोफिलिक आप पुअर यूज कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक आप कैसा यूज कर सकते हो, पुअर यूज कर सकते हो, अच्छे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहाँ जनरली ओनली डिपेंड अपॉन द आरएक्स कंसंट्रेशंस। 6 नंबर आप लिख सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक कैसा चाहिए आपको, न्यूक्लियोफिलिक बिल्कुल पुअर चाहिए, बिल्कुल पुअर चाहिए, पुअर कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। और देखिए यहाँ जो रेट ऑफ SN1 है, रेट ऑफ SN1 है, ये किससे डिसाइड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। सर ये फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब जैसे ही वाटर ने इस हेलोजन को रिलीज किया, निकाला, इसको सोल्यूबल कर लिया अपने अंदर, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ उस समय तुरंत केटाइंस बनेगा, उस केटाइन की बात हो सकता है उसके बाद रीअरेंज कर दिया आपने, रीअरेंज से पहले पहले ही जो केटाइन बना उसी को देखना, वो स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगी, जितना स्टेबल है उतना फास्ट होगा। तो केटाइंस के आपने टाइप्स पढ़ रखे होंगे, 3 डिग्री केटाइंस, 2 डिग्री केटाइंस, 1 डिग्री केटाइंस, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस की, मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, तो जनरली 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस।
ओके, ये कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी है। और ये किससे बनेंगे? जनरली ये बनते हैं एल्किल हैलाइड से। ओके, एल्किल हैलाइड जैसा होगा उससे बनेंगे ना। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो 8 नंबर पे, रेट ऑफ SN1 आप लिख सकते हो। जनरली 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस कौन बनाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड लास्ट होता है मेथिल, मिथाइल। ओके, मिथाइल एल्किल हैलाइड्स, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। और आप कह भी सकते हो ये SN1 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इससे जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वैसे स्टेबल बनेगा ही नहीं। जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो स्टेबल बनने वाला है ही ना, तो वैसे भी वो रिएक्शन देने वाला नहीं। ओके, तो जनरली आपको ऑर्डर पूछता है, ये क्या है? जनरली ये ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शंस, फॉर SN1 रिएक्शंस। SN1 के लिए जो एल्किल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये ऑर्डर है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जनरली इससे बनने वाला X होगा 3 डिग्री कैटाइंस होगा, इससे बनने वाला कैटाइंस इंटरमीडिएट होगा 2 डिग्री होगा, इससे बनने वाला 1 डिग्री होगा, इससे तो बनने वाला क्या होगा? आप सुपर डिग्री कह सकते हो उसको या 0 डिग्री कह सकते हो जनरली। तो जनरली इससे बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तो फास्ट बनेगा, इससे बना इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनेगा तो स्लो बनेगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो जनरली रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ऐसा मत ये हो सकता है। बट एक क्वेश्चन हो रहा सकता है, अगर ये एल्किल ग्रुप सेम हो, अगर एल्किल ग्रुप सेम हो तो क्या, तो क्या होगा? एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। देखिए 9 नंबर, इफ एल्किल ग्रुप आर सेम, एल्किल ग्रुप आर सेम का मीन्स है पीछे जो एल्किल ग्रुप वो सेम है, सभी में 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है, सभी में 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर? फिर क्या बताएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर? तो उस केस में किसका रोल होगा? वो होगा लिविंग ग्रुप का। इस केस में फिर यूज होगा रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप ऑफ, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कह सकते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कह सकते हैं। ओके, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मीन्स है कि कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ेगा उसे। ओके, कौन सा लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ेगा उसे। जनरली लिविंग ग्रुप की बात करें तो हेलोजेंस की बात करें RX में। अब RX में क्या क्या हो सकता है? X का मीन्स X यहाँ से फ्री होगा, X यहाँ से फ्री होगा, फ्री होकर क्या बनाता है? X नेगेटिव, X नेगेटिव। ये बनने वाला X नेगेटिव अगर स्टेबल है तो जल्दी फ्री होगा। इसमें अब हम देख सकते हैं फ्लोरीन नेगेटिव भी हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव भी हो सकता है, ब्रोमीन नेगेटिव भी हो सकता है, और आयोडीन नेगेटिव भी हो सकता है। जनरल लिविंग ग्रुप का मीन्स होता है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके जो एनाइंस बनाएगा वो है एनाइंस। जनरली जो एनाइंस है ये एनाइंस ही लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कैसे है? यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा X फ्री होगा नेगेटिव की फॉर्म, ये फ्री होने वाला भी X, आपको R को चेंज करना ही है ना, R तो कार्बन डबल कार्बन है, 2 डिग्री है 3 डिग्री, वो तो सेम है 3 डिग्री है, समझ। पर ये लिविंग ग्रुप है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा डिपेंड अपॉन द लिविंग ग्रुप, ये जो है एबिलिटी है उस पर डिपेंडेंट होगा सब कुछ। यहाँ क्या होगा? यहाँ आयोडीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव जो है इनकी स्टेबिलिटी देखनी होगी, इसमें स्टेबल कौन है। जनरली कहने का मीन्स ऐसा है कि बॉन्ड तोड़ के कौन खुश है इनमें से। तो जनरली इसका साइज बड़ा है, जब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज है। अब स्मॉल साइज पे नेगेटिविटी ज्यादा होना अनस्टेबिलिटी है, दर्द है। इसका घर बड़ा है तो वहां इजीली वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इजीली वो क्या कर सकता है? उसको स्टेबल रख सकता है, दैट मींस अपने आप को स्टेबल फील करेगा। इस केस में आयोडीन नेगेटिव स्टेबल है क्योंकि इसका साइज बड़ा है और उस पर नेगेटिव वो क्या कर सकता है? उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रख सकता है उसको, ठीक है। बट यहाँ अपना जो ये है फ्लोरीन, साइज छोटा होने से नेगेटिव को होल्ड नहीं कर सकता,
छोटा साइड से रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने वाला है, तो ये कहेगा कि मैं नेगेटिव बन के नहीं रह सकता। दैट मीन्स जिसका छोटा घर है वो गेस्ट को बुला ही नहीं सकता, जिसका बड़ा घर है वो गेस्ट को बुला सकता है, आराम से रख सकता है, बड़े तरीके से रह सकते हो। तो इस केस में जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबिलिटी है, तो जनरली सबसे स्टेबल नेगेटिव ये बनाना है। तो नेगेटिव ये बनाने का मतलब है लिविंग ग्रुप भी अच्छा हो, तो आपको कह सकता हूँ ये लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर है। ओके, तो इसके बेस पे हम बात कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फॉर SN1 रिएक्शन कह सकते हो। रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन कह सकते हैं। क्या ऑर्डर होगा? RF, RCl, RBI एंड RI, क्या ऑर्डर होगा? इस केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा RI का, सबसे ज्यादा ऑर्डर रिएक्टिविटी होगी इसकी। और RF का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, RF का बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई, सो ये बॉन्ड ब्रेक कोई नहीं सकता, तो जनरली ये आपका SN1 नहीं दे सकता, तो ये भी SN1 नहीं देगा। तो जनरली RF है ना, ये रिएक्शन करता ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, इजीली फ्री हो पाएगा, तभी इजीली फ्री हो पाएगा तो केटाइंस बन पाएगा, और केटाइंस बन पाएगा तो हो पाएगा। दैट मींस SN1 रिएक्शंस ये इजीली, तो ये ऑर्डर हो गया। ओके, ठीक है, और क्या देखा आपने इसके अंदर? तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, स्टेप्स आ गए अपने, फास्ट रिएक्शन हो गई, पुअर न्यूक्लियोफिलिक ले सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है कि फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी इस रिएक्शन के लिए, एक लास्ट अपन और देख सकते हैं इसमें, फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है इस रिएक्शन। फेवरेबल कंडीशन का मीन्स होता है कौन सी कंडीशन में रिएक्शन बहुत अच्छे से हो। ओके, तो आपसे एक चीज और पूछ सकता है, इसको नोट कीजिएगा, आपसे कहा जा सकता है फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल हो सकती है, कौन सी कंडीशन फेवरेबल हो सकती है। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपको एल्किल हैलाइड यूज करना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? आपको पुअर न्यूक्लियोफिलिक यूज करना है, पहले सॉल्वेंट लिख लीजिए, EPS यूज करना है, ये करना ही करना है, इसके बिना रिएक्शन होगी नहीं। थर्ड आपको यूज कर सकते हो आप पुअर न्यूक्लियोफिलिक यूज करना है, पावर की जरूरत नहीं है यहाँ तो पुअर न्यूक्लियोफिलिक हो जाए, नहीं तो अगर पावरफुल ले लोगे तो क्या हो जाएगा सर, SN2 हो जाएगी, वो तो SN2 हो जाएगी, वाटर का वेट ही नहीं करेगा, वो भी वाटर तोड़ेगा, वो खुद ही बेक टेक कर लेगा, है क्या नहीं? न्यूक्लियोफिलिक पुअर होना चाहिए, इसमें पुअर होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए? और क्या है जो बनने वाला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, इंपॉर्टेंट रोल है कार्बोकेटाइंस, और ये कार्बोकेटाइंस में भी अगर बेक अटैक होता है तो बहुत अच्छा होता है, बेक अटैक एंड सेकंड रिजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइंस, अगर ऐसा आपको मिलता है जहां रिजोनेंस हो और बेक बॉन्डिंग कह सकते हो, बेक बॉन्डिंग देखने को मिले और रिजोनेंस स्टेबल केटाइंस मिले, तो वहां तो रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। दैट मींस ये फेवरेबल कंडीशन है, इस कंडीशन में जो SN1 रिएक्शंस है वो इजीली हो पाएगी। ओके, तो आप कह सकते हो 3 डिग्रीज जो एल्किल हैलाइड्स है वो अच्छे से रिएक्शंस कर पाएंगे, ध्यान होना चाहिए, PPS का यूज करना है, और पुअर आप न्यूक्लियोफिलिक यूज कर सकते हो आप, और स्टेबिलिटी केटाइंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगती है इसमें, उसमें बेक बॉन्डिंग देख सकते हो आप, बेक बॉन्डिंग के अलावा रिजोनेंस स्टेबल केटाइंस देख सकते हो आप, रिजोनेंस से जो केटाइंस होगा वो और भी स्टेबल हो सकता है। ये आपका SN1 में था। कुछ SN1 रिएक्शंस एग्जांपल्स है, वे कुछ नहीं देते हैं, जैसे मैंने कहा RF SN1 नहीं देगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड भी SN1 रिएक्शन नहीं देते। एरोमेटिक्स में भी जैसे कि यहाँ हेलोजन है, तो हेलोजन्स के जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, ये डबल बॉन्डिंग, पार्शियल डबल बॉन्डिंग करते हैं रेजोनेंस के द्वारा, तो डबल बॉन्डिंग भी ब्रेक नहीं हो पाएगा, वाटर में इतनी पावर नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके,
तो यहाँ भी SN1 रिएक्शन से नहीं होने वाली है। ओके, ये आपका था SN1 रिएक्शंस। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शंस। ओके।